नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.3 के बारे में और इससे पहले की 2 प्रश्नावली हम पढ़ चुके हैं और उन सबसे महत्वपूर्ण है ये प्रश्नावली, क्योंकि इसी प्रश्नावली से बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्नावली में हमें दी गई संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ही सरल है। एक प्रश्न आप हल करना सीख जाएंगे तो पीछे के अपने आप उसको हल कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? विरोधाभास विधि। क्या होती है ये विधि? विरोधाभास का मतलब होता है कि इस √5 को हमें क्या सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास विधि में हम क्या करेंगे कि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इस संख्या को मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने माना है। क्या माना है? माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो विरोधाभास विधि में हम इसको अपरिमेय न मानकर क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, किस रूप में लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है कि P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और जहाँ पर ये जो Q है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए? 0। और P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या है। क्या होती है सहअभाज्य संख्याएं? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या, जैसे कि ये दोनों यहाँ पर P और Q सहअभाज्य संख्या हैं। इसका मतलब P में और Q में किसी एक अभाज्य संख्या का भाग दोनों में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ये दो एक अभाज्य संख्या है, तो इस 2 का भाग इन दोनों में नहीं जाना चाहिए। मतलब किसी एक अभाज्य संख्या का भाग इन दोनों में नहीं जाना चाहिए। एक P में जाए तो चलेगा, लेकिन अगर Q में जाता है तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही अभाज्य संख्या का भाग दोनों में जाता है। तो सहअभाज्य संख्या आप समझ गए। तो P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे। √5 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बराबर इसको किस रूप में लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं P/Q बराबर √5। ठीक है, अब Q का पक्षांतरण कर देते हैं तो क्या होगा? P बराबर, ये Q भाग में है तो पक्षांतरण करने के बाद कहाँ जाएगा? सामने वाली संख्या के गुणा में। तो P बराबर √5Q। ठीक है, ये लिखेंगे। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में ये लिखने के बाद दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर क्या होगा? P का वर्ग क्या होता है? P² बराबर √5 का जब हम वर्ग करते हैं, किसी भी रूट में जो संख्या होती है उसका वर्ग करने पर उसका रूट हट जाता है। ठीक है, और Q का वर्ग क्या होगा? Q²। ठीक है, ये हो गया। इसको समीकरण 1 दे देना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 5 है Q² के गुणा में है, हम इसका पक्षांतरण करते हैं जब P²/, ये गुणा में है, कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, बराबर Q²। इसका मतलब ये हुआ P²/5 बराबर Q²। इसका मतलब P² 5 से विभाजित होता है। यहाँ पर देखिए P²/5, इसका मतलब P² 5 से विभाजित होता है और उत्तर क्या आता है? Q²। तो यहाँ पर लिखेंगे P²
5 से विभाजित होता है तो P भी 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा? ठीक है, P 5 से विभाजित होगा। अब ये क्यों होगा? यहाँ पर देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये आपकी बुक में प्रमेय 1.3 जो दी गई है वो इसके बारे में है कि यदि किसी पूर्णांक संख्या के वर्ग में किसी अभाज्य संख्या, कोई भी हो सकती है, ठीक है, यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो वो पूर्ण संख्या भी इसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, आपकी प्रमेय 1.3 में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी स्क्वायर क्या है? पूर्णांक है, और पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, माना, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ तक कर देना है। पहले p बटे क्यू बराबर √5, फिर इसका पक्षांतरण करेंगे, फिर वर्ग करेंगे और यहाँ पर ये करेंगे और यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे। अब माना p बराबर 5r, ये क्यों माना? देखिए यहाँ पर क्या है, p 5 से विभाजित होता है, ठीक है, तो p क्या होगा? 5 का गुणज ही होगा। यहाँ पर देखिए p अगर 5 से विभाजित होता है, इसका मतलब p क्या है? 5 का गुणज है। जैसे कि यहाँ पर p की जगह हम मान लेते हैं 10 है, ठीक है, तो 10 5 से विभाजित होता है। इसका मतलब क्या है कि 10 के गुणज में क्या है? 5 लिखा हुआ है, कितनी बार? 2 बार जाता है। तो यहाँ पर p की जगह हमने क्या 10 लिया, तो यहाँ पर 10 में अगर 5 का भाग जाता है तो इसका मतलब 10 5 का गुणज है। अब 5 का भाग कितनी बार? 2 बार जाता है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि 10 में 2 बार जाता है, लेकिन यहाँ पर p पता नहीं है कौन सी भी संख्या हो सकती है। तो p में 5 का भाग जाता है कितनी बार? r बार, ठीक है, ये हमने माना है। अब इनका वर्ग करने पर वर्ग क्या होगा? p स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होता है 25 और r का वर्ग r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर और यहाँ पर p स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, समीकरण 1 में। तो दोनों p स्क्वायर के मान हैं, तो यहाँ पर समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान रखने पर p स्क्वायर का मान क्या है? 5q स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? 5q स्क्वायर, और यहाँ पर बराबर क्या है? 25r स्क्वायर, ठीक है। अब 25 का जब हम पक्षांतरण करते हैं तो क्या होगा? 5q स्क्वायर बटे 25, क्योंकि ये गुणा में है, भाग में जाएगा, बराबर क्या बचेगा? r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 25 से कट जाएगा, तो 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ पर क्या आएगा? q स्क्वायर बटे 5 बराबर r स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर भी क्या 5 से विभाजित होता है? q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। कैसे होगा? जैसे ये हुआ कि q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो q भी 5 से विभाजित होगा, वही प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने क्या कहा था कि p और q दोनों सह अभाज्य संख्या हैं। इसका मतलब p और q में किसी एक अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि p में 5 का भाग जाता है और q में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, और जब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है। तो यहाँ पर विरोधाभास होता है कि यहाँ पर ये दो सहअभाज्य संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं होगी, और जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः
यहाँ पर लिख देते हैं, अतः P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात आई समझ में? क्या किया है हमने यहाँ पर, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम मानेंगे इसको विरोधाभास विधि से जब हम हल करते हैं तो यहाँ पर मानेंगे कि √5 अपरिमेय संख्या ना होकर क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है P/Q में, और जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। कौन सी? ये वाली। और जहाँ पर P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q में लिखेंगे बराबर √5, इसका पक्षांतरण कर दिया, P बराबर √5Q, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, फिर भाग दे दिया। ये P² 5 से विभाजित हो रहा है यहाँ पर, तो P भी 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार यहाँ पर किया तो Q² भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। और P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या न होकर क्या है, परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। अब ये तो थी √5 को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करें। तो अब देखिए यहाँ पर अगर अगला प्रश्न इसका है 3+, अगर √5 की जगह 3+2√5 हैं तो हम क्या करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके प्लस में, माइनस में, भाग में क्या भी लिखा हुआ हो, आपको यही सिद्ध करना है। आपको देखना है अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, तो उसको यहाँ पर अंडर रूट में 5 लिखा हुआ है, तो आपको √5 को ही अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, और √5 को हमने यहाँ पर अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। तो आपको क्या लिखना है, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के बाद यहाँ पर चाहे प्लस में कुछ भी हो, प्लस में चाहे कोई भी संख्या हो, प्लस में हो, गुणा में हो, यहाँ पर इसका अगला प्रश्न ये भी है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करो। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो √5 के पास, तो आपको √5 को ही अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और उसके बाद एक आपको लाइन लिखनी है। अगर √5 के पास कुछ भी लिखा हो तो आपको क्या लाइन लिखनी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। क्या लिखेंगे हम, अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या से जोड़ें, घटाएं, गुणा या भाग करने पर एक अपरिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, √5 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। यहाँ पर प्रश्न था 3+2√5। ठीक है, तो √5 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया, और इस प्रश्न में भी आपको √5 को ही सिद्ध करना है। और फिर लिखना है कि अपरिमेय संख्या को किसी संख्या से जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर वो संख्या अपरिमेय ही रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये लिखने के बाद अतः 3+2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिखेंगे। प्रश्न चाहे कैसा भी हो, यहाँ पर आपको देखना है कि अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, तो आपको इसके आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, आपको यही लाइन लिखनी है। ठीक है, लेकिन सिद्ध आपको क्या करना है, √5 का। ठीक है, इसके आगे अगर 7 लिखा हुआ हो, इसका अगला प्रश्न ये भी है कि 7 √5 सिद्ध करो, तो 7 लिखा हो तो आपको केवल यहाँ पर क्या बदलना है, 7√5
5। अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या में जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपरिमेय संख्या ही रहती है। तो 7√5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। 2 प्रश्न हो गए, इसके 3 हो गए आपके। अब अगर यहाँ पर 5 की जगह √2 है तो भी आपको वही करना है। जहाँ जहाँ पर हमने इसमें 5 लिखा है वहाँ पर आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है। बाकी जो भी लिखा है वो सेम का सेम लिखना है। यहाँ पर 5 की जगह आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है सभी जगह पर। जहाँ पर भी 5 लिखा है, यहाँ 25 की जगह 2 का स्कोर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर बट्टे में 2 आ जाएगा। सब जहाँ पर 5 लिखा है वहाँ पर आपको 2 लिखना है। अगर 3 लिखा हुआ हो तो भी जहाँ पर 5 लिखा है वहाँ पर आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है। बाकी सभी सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर √5 में एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर अभाज्य संख्या ही होगी आपके इन प्रश्नों में। तो यहाँ पर जो 5 वाला किया था उसी तरह से 3 को भी करना है, ठीक है। और प्लस माइनस में अगर कुछ लिखा हुआ हो तो सिद्ध करने के बाद, अंडर वाले को सिद्ध करने के बाद आपको ये लाइनें लिख देनी है कि अपरिमेय संख्या को जोड़ने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रश्नावली 1.3। अब इसकी अगली प्रश्नावली 1.4 हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और 10th क्लास के मैथ्स के सभी वीडियो, सभी प्रश्न के सभी वीडियो चैनल में जाकर के देख सकते हैं, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और अगला वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद।